अच्छा जी, चलो तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास जो है ना वो एक सवाल आ आपके पेपर में। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है सिलेबस का। तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक को और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया को डिस्कस करते हैं। और आपके पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो पेपर में आ सकता है। एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एरिया है आपके पेपर का। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो हम बिल्कुल बेसिक देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है। अच्छा जी, अब इस टॉपिक में आपने करना क्या होगा, आपका कोर ऑब्जेक्टिव क्या होगा। कोर ऑब्जेक्टिव आपका ये होगा कि आप इस टॉपिक में ये एनालाइज करोगे कि कहीं पर अगर मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना है, किसी प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं ये देखूंगा कि क्या वो इन्वेस्टमेंट मुझे करनी चाहिए या नहीं, या वो प्रोजेक्ट या वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए वायबल है फाइनेंशियली या नहीं। यानी कि ये टॉपिक कब अप्लाई होता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तब अप्लाई होता है जब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो। जब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे होते हो, तो आप ये देखते हो कि कोई पर्टिकुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जब मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट में मैं देखता हूँ कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट करना वायबल भी है या नहीं। कोई फैक्ट्री ओपन करना, कोई मशीन परचेज करना, वो क्या फायदेमंद है भी या नहीं, क्या वो काम करना चाहिए या नहीं। तो वो उस काम को करने से पहले मैं ये एनालाइज करता हूँ कि उस काम को करने की ज़रूरत भी है या नहीं, वो काम करना भी चाहिए या नहीं। अब इसमें मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं कि जिसके थ्रू आप ये देखते हो कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए जो है वो फाइनेंशियली साउंड है या नहीं, अच्छी है या नहीं, बेहतर है या नहीं। और इन मुख्तलिफ मेथड्स में से दो मेथड्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। लेकिन मेथड्स दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेथड जो है वो कंपैरेटिवली बहुत सारे होते हैं। जब आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रेस करते हो, ये देखते हो कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है या नहीं, तो आप उसको बहुत सारी तरीकों से देखते हो। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है वो कुछ तरीके आइडेंटिफाई करूंगा, और जो दो इम्पोर्टेंट तरीके हैं उनको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं तो हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नंबर वन या ए प्रोजेक्ट का हम पे बैक पीरियड देख सकते हैं। पे बैक पीरियड क्या होता है, ये इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। बी, हम उस प्रोजेक्ट की एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सी, हम उस प्रोजेक्ट का आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सच एज हम उस प्रोजेक्ट का डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उस प्रोजेक्ट का डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उस प्रोजेक्ट का एम आई आर आर या मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। जो दो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के या तीन बेसिक तरीके होंगे वो ए, बी और सी, ये तीन तरीके होंगे। इन तीन तरीकों से आपको मोर और लेस बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। लेकिन दूसरे मेथड जो हैं वो भी यूज़फुल हैं और उनके अपने एडवांटेजेस हैं, उनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी यूज़ करे जाते हैं। अब सबसे पहले तो हम पेबैक पीरियड को बिल्कुल बुनियादी तौर पर या बेसिक सा एक पेबैक पीरियड अंडरस्टैंड कर लेते हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। मैं एक छोटी सी एग्जांपल पे बैक पीरियड की करता हूँ। देखिए, जो आपका पे बैक पीरियड है ना वो सिर्फ और सिर्फ सिंपली ये देखता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है
ये जितने रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी है या जितना आपने कैश का आउटफ्लो इनकर किया है, वो कैश का आउटफ्लो कितने टाइम में आपको वापस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कैश इनफ्लोज। मिसाल के तौर पे लेट से एक बंदे ने या नंबर जीरो पर एक इन्वेस्टमेंट करी, और उसने इन्वेस्टमेंट करी या नंबर जीरो पर, और लेट से उसने इन्वेस्टमेंट करी $500,000 की, $5 लाख की उसने इन्वेस्टमेंट कर दी या नंबर जीरो पर। तो जब उसने इन्वेस्टमेंट करी, मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री परचेज करी, कोई मशीन परचेज करी, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम कहेंगे कि इसके पास से पैसा गया है, इसकी जेब से पैसा निकला है और उस बिजनेस में लगा है, यानी कि इसका ये कैश का आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है। कैश आउटफ्लो का मतलब होता है पैसों का जाना। कैश आउटफ्लो का मतलब होता है पैसों का जाना। तो इसकी जेब से 5 लाख रुपए गए हैं, इसकी जेब से $5 लाख गए हैं, ये इसका कैश का आउटफ्लो है। इसकी इन्वेस्टमेंट है, इसकी जेब से पैसे निकले हैं, यह नंबर जीरो पर इसका कैश का जो आउटफ्लो है वो 5 लाख रुपए है। अब पेबैक पीरियड ये बताता है कि भाई इससे जो 5 लाख रुपए लगाए, आखिर ये 5 लाख रुपए कितने टाइम में इसको रिकवर हो गए, कितने टाइम में इसको वापस मिल गए, कितने टाइम में इसने वापस से रिसीव कर लिए। और लेट से मैं आपको ऐसी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि भाई इसने ये 5 लाख रुपए लगाकर या नंबर जीरो पर बिजनेस स्टार्ट करा, और इस बिजनेस को स्टार्ट कर कर जाहिर है इसने बिजनेस करा तो पैसे इसने रिसीव करे होंगे कस्टमर से, उससे कुछ बिल्स पे किए होंगे, पेबल्स को दिए होंगे पैसे। हम कह लेते हैं कि साल के आखिर के इसके जो कैश इनफ्लोज थे ना, वो 1 लाख रुपए के थे। ये याद रहे कि मैं प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट और कैश फ्लोज में डिफरेंस होता है। मैं कैश इनफ्लो की बात कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नंबर वन का इसका जो कैश फ्लो था ना, वो 1 लाख रुपए था। ये नंबर टू पर दोबारा इसने बिजनेस करा, इसका जो कैश इनफ्लो था वो 2 लाख रुपए था। ये नंबर थ्री पर इसने मजीद बिजनेस करा, ये नंबर थ्री पर और इसने बिजनेस करा, ये नंबर थ्री का जो कैश इनफ्लो था वो वापस से 2 लाख रुपए था। तो इस तरह से इसका बिजनेस चलता रहा। ये नंबर फोर पर भी, ये नंबर फाइव पर भी। ये नंबर फाइव पर 1.5 लाख रुपए का कैश इनफ्लो था, और ये नंबर सिक्स पर जो है वो 3 लाख रुपए का कैश इनफ्लो था। ये नंबर फाइव पर, सॉरी। अच्छा देखिए, हर प्रोजेक्ट की कोई एक मुख्तसर लाइफ होती है, जिस लाइफ में हम उसको एवेल्युएट करते हैं या जज करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली, ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये था ही 5 साल का प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने कोई मशीन ईयर नंबर जीरो पर परचेज करी थी, और आपको पता था कि उस मशीन की यूजफुल लाइफ 5 साल है, यानी कि वो मशीन 5 साल ही चलेगी, उसके बाद वो मशीन नहीं चलेगी। तो अगर मुझे ऐसा पता था कि उस मशीन की यूजफुल लाइफ है ही 5 साल, और मैं आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर कर मुझे ईयर नंबर 1 2 3 4 5 में 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख और 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को इवेलुएट करना है, तो मुझे 5 इयर्स टाइम हॉरिजॉन रखकर इवेलुएट करना। जनरली जब हम प्रोजेक्ट को अप्रेज कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि वो प्रोजेक्ट हमें करना है या नहीं, तो हम एक टाइम हॉरिजॉन डिसाइड कर लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैंने टाइम हॉरिजॉन कितने साल डिसाइड किया हुआ है, 5 साल। अच्छा देखिए, दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रोजेक्ट की जिंदगी ही 5 साल हो, या तो प्रोजेक्ट की जिंदगी ही 5 साल हो। यहाँ पर प्रोजेक्ट की जिंदगी ही 5 साल थी, 5 साल बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो जाना था। मिसाल के तौर पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, एक कंस्ट्रक्टर या एक बिल्डर जो है उसने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करी, बिल्डिंग्स बनाई, प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट बनकर प्रोजेक्ट के जितने भी अपार्टमेंट्स थे वो सेल हो गए, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो इस तरह की चीज़ों में ज़िंदगी जो है उस पर लिमिट होती है, टाइम पे लिमिट होती है। जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आपको पता है कि भाई आज मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा या कल इन्वेस्टमेंट करूंगा, या आज और कल इन्वेस्टमेंट करूंगा, और वो इन्वेस्टमेंट 5 साल तक होगी। यानी कि 5 साल बाद वो प्रोजेक्ट जो है वो मेच्योर हो जाएगा और मुझे कोई और बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। एक ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट की ज़िंदगी तो ज़्यादा हो, लेकिन मैं उसको एवेल्युएट कर रहा हूँ फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। बहरहाल उस केस पर हम आएंगे। अब यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछता है कि इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कितना है, तो पे बैक पीरियड का सिंपली मतलब ये होगा कि भाई जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट करी है, वो अमाउंट मेरे पास कितने सालों में रिकवर हो रही है।
तो मैंने इस प्रोजेक्ट में जो है वो कुल मिलाकर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे ईयर नंबर 0 पर। ईयर नंबर 0 पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। ईयर नंबर 1 पर उसमें से 1 लाख रुपए कैश इनफ्लो की सूरत में मुझे वापस से हासिल हो गए, लिहाजा 4 लाख रुपए बच गए। उसके बाद ईयर नंबर 2 पर मुझे 2 लाख रुपए और मिल गए। जब 2 लाख रुपए मुझे और मिल गए, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए बच गए। उसके बाद ईयर नंबर 3 पर मुझे 2 लाख रुपए मजीद मिल गए। जब 2 लाख रुपए मजीद मिल गए तो 0 रुपीस बचे। यानी कि मैं ये कहूँगा कि मेरा जो पे बैक पीरियड है ना इस प्रोजेक्ट का, पे बैक पीरियड, वो पे बैक पीरियड मेरा इस प्रोजेक्ट का 3 इयर्स है, 3 साल है। मेरा पे बैक पीरियड जो है वो 3 इयर्स है, मेरा पे बैक पीरियड जो है वो 3 साल है। 3 साल में मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी होती है वो मुझे वापस से रिकवर हो जाती है। अब पे बैक पीरियड का एक एडवांटेज, एक फायदा क्या है? पे बैक पीरियड का एक एडवांटेज या एक फायदा ये है कि इट इज इजी टू कैलकुलेट। इट इज इजी टू कैलकुलेट। आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है कैलकुलेट करना। और शायद अगर कोई अकाउंटेंट ना हो तो उसको भी आप ये बात बड़े आसानी से समझा सकते हो। पेबैक पीरियड का डिसएडवांटेज क्या है? पेबैक पीरियड का डिसएडवांटेज क्या है? पेबैक पीरियड का डिसएडवांटेज ये है कि नंबर 1, वो जो पेबैक पीरियड होता है वो इन्फ्लेशन को या डिस्काउंटिंग को या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डिस्काउंटिंग, इस चीज को खाते में ही नहीं लेकर आता है, इस चीज को इग्नोर करता है, इस चीज की बात ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि देखें, आपने जो 5 लाख इन्वेस्ट करे थे ईयर नंबर 0 पर, उसके बदले आपको पहले साल के आखिर में लाख, दूसरे साल के आखिर में 2 लाख और तीसरे साल के आखिर में 2 लाख मिल रहे हैं। इस तरह से आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पूरी हो रही है। लेकिन क्या आज के 5 लाख, एक साल के 1 लाख, 2 साल के 2 लाख और तीसरे साल के आखिर के 2 लाख रुपए इसके सम के बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वक्त के साथ साथ पैसे की कदर जो है वो कम होती रहती है, इन्फ्लेशन की वजह से और दूसरे दीगर फैक्टर्स की वजह से। तो उस चीज़ को आपने देखा होगा कि पेबैक पीरियड बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। तो ये एक मसला है पेबैक पीरियड का। पेबैक पीरियड का दूसरा मसला क्या है? पेबैक पीरियड का जो दूसरा मसला है, जो दूसरा प्रॉब्लम है, वो ये है कि कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक आर इग्नोर्ड। जितने भी कैश फ्लोज पेबैक पीरियड के बाद होते हैं वो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाते हैं, बिल्कुल ही उसको किसी खाते में नहीं लिया जाता। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है ये ईयर नंबर 4 पर डेढ़ और ईयर नंबर 5 पर 3 लाख रुपए भी तो कमा कर दे रहा था, उसका पेबैक में नामो निशानी नहीं है। यानी कि इसको यूं भी आप समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे लेट से एक बिल्कुल सिंपल सी मिसाल लेता हूँ। दो प्रोजेक्ट्स हैं, ए और बी। ए प्रोजेक्ट में आपने आज 10 रुपए इन्वेस्ट करे, बी प्रोजेक्ट में भी आपने आज 10 रुपए इन्वेस्ट करे। ए प्रोजेक्ट जो है वो 4 साल का प्रोजेक्ट है। पहले साल 10 रुपए कमा कर देगा, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल 1 रुपया, 2 रुपया और 4 रुपए कमा कर देगा। प्रोजेक्ट भी जो है वो भी 4 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो पहले साल आपको जो है वो कमा कर देगा 4 रुपए, फिर वो कमा कर देगा 2 रुपए, फिर वो कमा कर देगा 4 रुपए और फिर वो कमा कर देगा 100 रुपए। अब अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स का पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो पेबैक पीरियड जो ए प्रोजेक्ट का होगा वो 1 साल होगा। जब हम बी प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो बी प्रोजेक्ट का जो पेबैक होगा वो आएगा 3 साल। 3 साल में पूरे पैसे रिकवर हो रहे हैं। और पेबैक की बुनियाद पर अगर मैं डिसीजन लूंगा तो शायद मैं ये कह दूंगा कि प्रोजेक्ट ए बेहतर है, क्योंकि उसमें जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो पहले ही साल के आखिर में रिकवर हो जाती है। जबकि प्रोजेक्ट बी अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट बी में जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो 3 सालों बाद रिकवर होती है। लेकिन पेबैक पीरियड इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है कि प्रोजेक्ट नंबर बी में चौथे साल 100 रुपए हासिल हो रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट ए की टोटल कमाई से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये एक और पेबैक पीरियड की लिमिटेशन होती है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ पेबैक पीरियड का जितना भी बुनियादी या बेसिक सारी बातें थी, उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस करा।
अब हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक पर चलते हैं जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको हम एक साथ कोशिश करेंगे कि डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जो टेक्निक्स हैं, ये कुछ हद तक पेबैक से थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी और ज़्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि ये दोनों टेक्निक्स जो हैं इसमें हम डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट रेट को अकाउंट फॉर करते हैं, हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर करते हैं और उसके बाद जो है वो हम अपना आंसर निकालते हैं। जब हम इन अप्रोचेस की बात करते हैं ना, तो हमें कुछ काम करना पड़ता है। हम जब नेट प्रेजेंट वैल्यू या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो हमें जो है ना वो कुछ स्टेप्स या कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा, आप कह सकते हो। अब वो बातें क्या होंगी? वो बातें ये होंगी कि नंबर वन, आपको जो है ना एनपीवी या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए एक प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज देखने पड़ेंगे कि उसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज क्या हैं। नंबर टू, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज के अलावा आपको जो है ना वो एक टाइम पीरियड डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए मैं एवेल्युएट कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। नंबर थ्री, आपको एक सूटेबल डिस्काउंट रेट चाहिए होगा। अब वो सूटेबल डिस्काउंट रेट क्या होगा ये हम देखते हैं, और कैसे कैलकुलेट होगा ये भी देखते हैं। नंबर फोर, जो चौथी चीज होगी वो ये होगी कि आप डिस्काउंटिंग करोगे और डिस्काउंटिंग कर कर अपने प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करोगे। अब इसका क्या मतलब है आइए देखते हैं। डिस्काउंटिंग कर कर एनपीवी वगैरह निकालोगे या अपनी कैलकुलेशंस करोगे। देखिए, जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सारे साल चल सकता है और वो बहुत सारे सालों तक हमें कमा कर दे सकता है। मिसाल के तौर पर लेट से आप यूं कह लो कि आपने यह नंबर जीरो पर किसी जगह पर 5 लाख रुपए या $5 लाख या 5 लाख का एक अमाउंट इन्वेस्ट करा, ठीक है, और आपने एक बिजनेस सेटअप कर लिया। अब आपको पता है कि ये बिजनेस आपको जो है ना वो कमा कर देता रहेगा हर साल, हमेशा के लिए, ठीक है, 6 to infinity, यानी कि हमेशा के लिए। अब आपने ये मालूम करना है कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। तो क्योंकि आप डिसीजन आज ले रहे हो अबाउट फ्यूचर, तो ये नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 6 ऑनवर्ड्स के जितने भी कैश फ्लोज होंगे ना, ये आपके एस्टिमेट्स होंगे, ये आपके अंदाजे होंगे। जाहिर है मैं फ्यूचर में जाकर एक्चुअल वैल्यूज तो नहीं बता सकता, तो पहला काम जो मुझे करना पड़ेगा वो एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड कैश फ्लोज की ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। और ये जो मैं ड्राफ्टिंग करूंगा ये मेरा बेस्ट एस्टिमेट होगा, जो कि गलत भी हो सकता है। अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ, अगर मैंने ये सोचा कि ये नंबर वन पर इतना कैश रिसीव होगा लेकिन ना हुआ रिसीव, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा, ईयर जीरो पर जो मैं पैसे लगाऊंगा, ये नंबर जीरो पर जो मैं पैसे लगाऊंगा वो कहलाएगा कैश का आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो, ठीक है। अब लेट से मैं एक प्रोजेक्ट में आज मैंने यह नंबर जीरो पर 5 लाख रुपए लगाए और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस प्रोजेक्ट से मुझे पहले साल के आखिर में लेट से 3 लाख रुपए रिसीव होंगे, दूसरे साल के आखिर में जो है वो दोबारा से 3 लाख रुपए रिसीव होंगे, तीसरे साल के आखिर में दोबारा से 3 लाख रुपए रिसीव होंगे, चौथे साल के आखिर में मुझे 5 लाख रुपए रिसीव होंगे, पांचवें साल के आखिर में मुझे दोबारा से 5 लाख रुपए रिसीव होंगे, और फिर 6-infinity 1 लाख रुपए। 6-infinity का क्या मतलब है? यानी कि यहाँ पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट चलता चला जाएगा और चलता ही रहेगा और हमेशा के लिए जो है वो कैरी ऑन रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो कुछ सालों बाद बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो साला साल चलता रहे। दोनों तरह की बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं 5 लाख लगाऊंगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो मुझे पहले, दूसरे, तीसरे साल 3 लाख रुपए, चौथे, पांचवें साल 5 लाख रुपए का कैश फ्लो जनरेट करके देगा, और छठे साल ऑनवर्ड हर साल के लिए 1-1 लाख रुपए का कैश फ्लो जनरेट करता चला जाएगा, करता देगा, करता रहेगा। 1-1 लाख रुपए का कैश इनफ्लो जनरेट हमेशा के लिए। अच्छा, अब जब हम प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करते हैं ना तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है ना उसको लॉक कर लेते हैं। हमें चलो
हम एज्यूम कर लेते हैं हमें मालूम है कि ये प्रोजेक्ट अगर चलता चला जाएगा तो हर साल 1 लाख फ्यूचर में कमाता रहेगा और मुझे कैश जनरेट कर कर देता रहेगा। लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड जब मैं प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, जब मैं प्रोजेक्ट को जज कर रहा हूँ, जब मैं प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ कि वो करना चाहिए या नहीं, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि बस इस प्रोजेक्ट में आज 5 लाख रुपए लगेंगे और फिर वो 5 साल तक मुझे कमा कर देगा, बस उसके बाद कमा कर नहीं देगा। अच्छा, दोनों तरह की अजम्पशंस हो सकती हैं। कुछ सवाल में आपके पास टाइम पीरियड पर लिमिट होगी, वो बोल देगा कि तुम एज्यूम कर लो, या तुम एक टाइम हॉरिजॉन तय कर लो, या तुम यूं सोच लो कि 5 लाख रुपए लगाओगे और फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल ही कमाओगे, छठे साल ऑनवर्ड्स नहीं कमाओगे। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सवाल हमें ये बोल दे कि भाई आप एज्यूम करो कि आप छठे साल ऑनवर्ड्स हमेशा के लिए 1-1 लाख रुपए कमाते रहोगे। तो दोनों पे टेक्निक्स क्या अप्लाई होंगी और किस तरह से एनपीवी आईआरआर कैलकुलेट होगा, ये एक सेपरेट बात है। लेकिन दोनों चीजें हो सकती हैं, यानी कि एक तो आपने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ड्राफ्ट करने होते हैं और दूसरा फिर उनका एक टाइम पीरियड जो है ना वो लॉक करना होता है, तय करना होता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को किस टाइम हॉरिजॉन या कितने टाइम पीरियड के रखकर सामने इवैल्यूएट कर रहा हूँ। सही है जी। फिर आता है डिस्काउंट रेट। अच्छा, डिस्काउंट रेट का क्या मतलब है या डिस्काउंटिंग का क्या मतलब है? डिस्काउंट रेट या डिस्काउंटिंग का ये मतलब है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि आज के 100 रुपए यानी कि ये नंबर 0 पर अगर किसी के पास 100 रुपए हो तो वो ये नंबर 1 के 100 रुपयों के बराबर नहीं है। ठीक है ना। अगर आज मेरे पास 100 रुपए हैं और आज है लेट से 2023, साल 2023 में मेरे पास 100 रुपए हैं, वो साल 2040 के 100 रुपए के बराबर नहीं होंगे। या आज के जो 100 रुपए हैं यानी कि साल 2023 के जो 100 रुपए हैं वो शायद साल 2003 के 100 रुपयों के बराबर नहीं होंगे। यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज का 100 रुपया 1 साल बाद के 100 रुपयों के बराबर है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसमें से एक वजह यह है कि भाई साल के बीच में इन्फ्लेशन आ सकती है। ठीक है, साल के बीच में इन्फ्लेशन आ सकती है। दूसरा, अगर आज मेरे पास अमाउंट है तो ज्यादा सर्टेन है ये बात कि वो मुझे बिलोंग करता है और मेरे पास मेरे हाथ में है। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। तीसरी बात यह है कि अगर मेरे पास आज ये अमाउंट है तो मैं इसको इन्वेस्ट कर कर कुछ रिटर्न भी तो कमा सकता हूँ। देखो, इसको आप यूं समझ लें कि लेट से आपके पास आज 100 रुपए हैं और लेट से इन्फ्लेशन का कोई इम्पेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं कि 0% इन्फ्लेशन हो। लेकिन आपको पता है कि भाई ये 100 रुपए मैंने कहीं इन्वेस्ट कर लिए ना तो वहां से मुझे 10% का रिटर्न आएगा। तो ये अगर आज मेरे पास 100 रुपए हैं तो वो 1 साल बाद अगर कोई मुझे दे रहा है पैसे तो उसको मुझे 110 रुपए देने चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो 10% चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि किसी के पास भी 100 रुपए होंगे तो वो 100 पर 10% की अर्निंग कर सकता है, 100 पर 10% कमा सकता है। इसी तरह से इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, वैल्यू कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर आज 100 रुपए में अगर लेट से मैं यूं कह लूं कि यार मैं एक जो है ना वो चिप्स का पैकेट खरीद सकता हूँ, तो शायद मे बी आज से 1 साल बाद 100 रुपए में वही चिप्स का पैकेट नहीं मिल रहा होगा, बल्कि उस चिप्स के पैकेट को खरीदने के लिए मुझे शायद 20-25 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। इन्फ्लेशन की वजह से ये चिप्स का जो पैकेट है ये महंगा हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास आज 100 रुपए हैं तो वो एक साल बाद के 100 रुपयों के बराबर नहीं है। आज के 100 रुपए 1 साल बाद के 100 रुपयों के बराबर नहीं है, किसी और वैल्यू के बराबर नहीं है। कितनी वैल्यू के बराबर होंगे इसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स अप्लाई होते हैं, लेकिन ये बात है कि 100 रुपए के बराबर नहीं होंगे। लिहाजा समटाइम्स आप फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने एक प्रोजेक्ट देखा और उस प्रोजेक्ट में जो है ना लेट से आज आपने 5 लाख रुपए लगाने और आपको एक साल बाद लेट से आपका दोस्त बोलता है कि भाई मुझे आज 5 लाख रुपए दे दो, ऐसे ही मिसाल बना रहा हूँ। आपका दोस्त बोलता है मुझे आज 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें 1 साल बाद 5 लाख और 25 हजार रुपए दूंगा। मुझे आज 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें आज 1 साल बाद 5,25,000 रुपए दूंगा। एज्यूम करो इन्फ्लेशन नहीं है,
एज्यूम करो इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का रेट जो मार्केट में चल रहा है ना, वो 10% चल रहा है। एज्यूम करो कि इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का रेट चल रहा है ना, वो 10% चल रहा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट का रेट 10% चल रहा है और मेरा दोस्त बोलता है कि तुम आज मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं 1 साल बाद 5,25,000 रुपए दूंगा, तो मैंने ऐसा नहीं सोचना, मैंने ऐसा नहीं सोचना कि यार ये मुझसे 5 लाख रुपए ले रहा है और फिर 5,25,000 रुपए दे रहा है, तो मुझे तो 25,000 रुपए का फायदा है, मुझे तो 25,000 रुपए का फायदा है। नहीं, ये आपकी जो इस तरह की थिंकिंग है, ये थिंकिंग गलत है, ये थिंकिंग सही नहीं है। ये थिंकिंग इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो जो 5 लाख रुपए तुमसे लेकर और 5,25,000 रुपए दे रहा है, बाजार पर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं या तुम्हें गेन हो रहा है या तुम्हें इजाफी पैसे रिसीव हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस चीज को कंसिडर करूं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट का रेट 10% चल रहा है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट का रेट 10% चल रहा है, तो इसका तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं कहीं पर आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं, अगर मैं कहीं पर आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं, तो 10% के हिसाब से ग्रो कर कर 10% के हिसाब से ग्रो कर कर इस 5 लाख रुपए को कितना हो जाना चाहिए, इस 5 लाख रुपए को कितना हो जाना चाहिए, इस 5 लाख रुपए को हो जाना चाहिए 5,50,000, इस 5 लाख रुपए को हो जाना चाहिए 5,50,000। तो मेरा दोस्त तो सिर्फ और सिर्फ 5,25,000 दे रहा है 1 साल बाद, मेरा दोस्त तो 1 साल बाद मुझे 5,25,000 रुपए दे रहा है। ईयर वन पर अगर 10% का इन्वेस्टमेंट रेट है तो 5 लाख तो 5,25,000 हो जाने चाहिए, वो 5,25,000 देना दे रहा है, तो मुझे उसको नो बोलना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं 5 लाख को 5,50,000 पे लेकर जा सकता हूँ, और वो तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के 5 लाख। यानी कि मुझे फ्यूचर में 5,25,000 रुपए मिल रहे हैं। वॉइस क्लियर है क्या? अब सही है वॉइस? सही है ना? ये मुझे 5,25,000 रुपए दे रहा है, और अगर 10% का इन्वेस्टमेंट का रेट है, अगर 10% का इन्वेस्टमेंट का रेट है, तो जरा 5,25,000 को 1.1 से डिवाइड करो, 1 साल की डिस्काउंटिंग करो, ये बनता है 477,273, 477,273, 477,273। कहने का ये मकसद है कि अगर मैं कहीं पर 477,273 आज इन्वेस्ट कर देता, अगर मैं कहीं पर 477,273 आज इन्वेस्ट कर देता, अगर मैं कहीं पर 477,273 आज इन्वेस्ट कर देता, तो वो 10% के हिसाब से ग्रो कर कर वो 10% के हिसाब से ग्रो कर कर 1 साल बाद 5,25,000 होते, वो ग्रो कर कर 10% के हिसाब से 1 साल बाद 5,25,000 होते। लेकिन मेरा दोस्त ये कह रहा है कि तुम मुझे आज 5 लाख रुपए दे दो, तुम मुझे आज 5 लाख रुपए दे दो, तुम मुझे आज 5 लाख रुपए दे दो, और 1 साल बाद 5,25,000 रुपए दे दो, ले लो। तो भाई मैं अपने दोस्त को 5 लाख रुपए देकर और फिर 5,25,000 रुपए क्यों कमाऊं? मैं ऐसा क्यों ना करूं कि कहीं पर 477,273 इन्वेस्ट कर दूं 10% के हिसाब से, वो 5,25,000 हो जाएंगे। यहाँ पर पहले वाले केस में मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपैरेटिवली कम होगी, इन्वेस्टमेंट लो होगी। मेरा दोस्त जो इन्वेस्टमेंट मांग रहा है 5,25,000 रुपये 1 साल बाद बनाने के लिए, वो ज्यादा मांग रहा है कंपैरेटिवली। तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप देख लो कि आपकी अमाउंट 1 साल बाद कितनी बनेगी, आपकी अमाउंट 1 साल बाद 5,50,000 बनेगी, आपका दोस्त 5,25,000 दे रहा है, तो दोस्त को नो बोल दो। दूसरा तरीका ये होता है कि दोस्त जो पैसे 1 साल बाद देगा, उसके बदले आज आपको कितने जमा करने पड़ रहे हैं, और दोस्त कितने मांग रहा है, दोस्त ज्यादा मांग रहा है, आपको कहीं और जमा करने पड़ते तो कम पैसे करने पड़ते, तो 477,273 जमा कर भी 5,25,000 कमाए जा सकते थे। तो हम दोस्त को 5 लाख देकर फिर 5,25,000 क्यों कमाए? लिहाजा बात सारी ये हुई
कि हमें ये पता चल गया कि 1 साल बाद वाली अमाउंट्स आज वाली अमाउंट्स दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती। इन कंक्लूजन हमने ये देखा कि आज के 100 रुपए 1 साल बाद के 100 रुपए के बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों सालों के बीच में इन्फ्लेशन आती है, दोनों सालों के बीच में एक अनसर्टेनिटी होती है। आज जो चीज़ आपके हाथ में है और 1 साल बाद उसके हाथ में आने का वादा, तो वादा तो कभी भी टूट सकता है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो कर कर आज मैं ज़्यादा रिटर्न कमा सकता हूँ। इन फैक्टर्स की वजह से मुझे ये चीज़ अपने दिमाग में बैठानी होगी कि आज के और 1 साल बाद के जो 100 रुपए हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते। अच्छा जी, अब हम जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के जब कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो एक और चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना होता है ना, वो है हमारे रेलेवेंट रेलेवेंट कैश फ्लोज। ठीक है जी, रेलेवेंट कैश फ्लोज। इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए ये अप्रेज कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो कि उधर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, तो आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको अप्लाई करना होगा। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो हमें करनी होगी। अच्छा देखिए, लेट से हम यूँ कह लेते हैं, पहले तो एक बड़ी आसान सी बात लेते हैं। पहले बड़ी आसान सी बात लेते हैं। लेट से आप एक फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो और उस फैक्ट्री के लिए आज जो है ना आपकी जेब से 5 लाख रुपया लगेगा। 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख रुपया आपकी जेब से जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका कैश का आउटफ्लो। ये कहलाएगा आपका कैश का आउटफ्लो। जो पैसे आपकी जेब से लग रहे हैं वो कहलाएंगे कैश आउटफ्लो। इसके बाद आप बिजनेस शुरू करोगे और बिजनेस जब शुरू करोगे तो आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यूनिट्स बेचोगे। लेट से पहले साल के आखिर में 100 यूनिट्स बिकेंगे, दूसरे साल के आखिर में 150 यूनिट्स बिकेंगे, तीसरे साल के आखिर में 200 यूनिट्स बिकेंगे। सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस जो है वो पहले साल के आखिर में ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 0 है। सेलिंग प्राइस जो है ना वो एक यूनिट की लेट से 5000 है पहले साल, दूसरे साल जो है वो भी 5000 है, तीसरे साल जो है ना वो भी 5000 है। ये सेलिंग प्राइस है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वो लेट से पहले साल की 4000 है, दूसरे साल आपके पास जो है वो 3000 है और तीसरे साल जो है ना वो 2000 रुपए है। ठीक है जी। अब आपको सवाल ये बोलता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो कैश फ्लोज है ना वो बनाओ। देखिए, अगर मैंने अभी अभी फैक्ट्री स्टार्ट करी है, मैंने अभी अभी फैक्ट्री स्टार्ट करी है, मैंने अभी अभी फैक्ट्री स्टार्ट करी है और मैंने जो है वो बिजनेस करना शुरू करा है, और मुझे ये कहा जाता है कि भाई इस डेटा के आप कैश फ्लोज ड्राफ्ट करो, तो ये नंबर 0 1 2 3 लिखूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कैश फ्लोज, मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश फ्लोज लिखकर ये नंबर 0 पर 5 लाख रुपए का कैश का आउटफ्लो है। ये नंबर 0 पर 5 लाख रुपए का कैश का आउटफ्लो है क्योंकि मेरी जेब से 5 लाख रुपए गए हैं। यह नंबर 1 पर क्या होगा, यह नंबर 1 पर कुछ ऐसा होगा कि 5,000 की एक चीज बेचता हूँ, 4,000 रुपए की वो पड़ती है। तो जब मैं बेचूंगा तो मेरे पास कैश इनफ्लो आएगा, जब मैं खरीदूंगा तो मेरे पास से कैश का आउटफ्लो जाएगा। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ 5,000 माइनस 4,000, 5,000 माइनस 4,000, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये की कंट्रीब्यूशन मुझे मिलती है, या नेट 1,000 रुपये का कैश फ्लो मुझे मिलता है। और मैं अगर 100 चीज़ों की बात करूं तो 100 चीज़ों पर ये एक चीज़ की वैल्यू है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या नेट कैश फ्लो पर यूनिट 1,000 रुपये। तो 100 यूनिट्स का टोटल अमाउंट कितना हुआ, अगर मैं 1000 इंटू 100 करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 यूनिट्स का टोटल मुझे 1 लाख रुपया मिलता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे साल क्या होता है, 5,000 रुपये की एक चीज़ बेचता हूँ, 3,000 रुपये की वो खरीदता हूँ, तो मुझे 2,000 रुपये बच जाते हैं एक चीज़ पर। या नेट कैश इनफ्लो जो है वो 2,000 रुपये होता है, नेट कैश इनफ्लो जो है वो 2,000 रुपये होता है। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी हमें हाईलाइट कर दूं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सारी सेल्स जो होती हैं वो कैश पर होती हैं, क्रेडिट पर नहीं होती हैं। और सारी जितनी भी परचेजेस होती हैं या वेरिएबल कॉस्ट इनकर होती हैं वो भी कैश पर इनकर होती हैं। क्रेडिट पर हो रही होती तो क्या होता है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब आपको 2,000 रुपये बचते हैं तो 150 यूनिट्स के 2,000 रुपये के हिसाब से क्या हो गए, 150 यूनिट्स के 2,000 रुपये के हिसाब से बन जाते हैं 3 लाख। 150 यूनिट्स के 2 लाख 2,000 रुपये के हिसाब से बन जाते हैं 3 लाख। इसके बाद आप अगर बात करते हो तीसरे साल की, तो तीसरे साल क्या होगा, 5,000 माइनस 2,000 यानी कि 3,000 बचेगा। 5,000 माइनस 2,000 यानी कि 3,000 बचेगा। और 3,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से, 3,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से तो ये 6 लाख बनेगा। 3,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से तो ये 6 लाख बनेगा।
तो ये आपके पास जो है ना वो कैश फ्लोज ड्राफ्ट हो रहे हैं, ये आपके पास जो है ना वो पूरी कैश फ्लोज की ड्राफ्टिंग है। अब लेट्स से ये आपकी फैक्ट्री चल रही है, ये फैक्ट्री चल रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, हम अभी इसकी डिस्काउंटिंग पे नहीं आते, हमने सिर्फ कैश फ्लोज एक बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से ड्राफ्ट करे। अब आपके पास एक और जो है ना वो ऑर्डर आया, ऑर्डर नंबर 2 आया। लेट्स से किसी ने एक स्पेशल ऑर्डर दिया, हम कह लेते हैं कि ये एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन थी, ये एक आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन थी। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन का मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन चल रही थी, ये प्रोडक्शन हो रही थी, ये प्रोडक्शन चल रही थी। अच्छा, ये नंबर 2 मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, 5,000 की एक चीज बेची, 3,000 की खरीदते हो तो 2,000 एक यूनिट पर बचा। 150 यूनिट्स के 2,000 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं? 3 लाख रुपए बनते हैं। क्लियर है? ऑर्डर नंबर 2 आया, ऑर्डर नंबर 2 कुछ ऐसा है, उसने ये बोला कि भाई मुझे जो है ना वो लेट से ये नंबर 1 पर, ये नंबर 1 पर जो है ना वो 50 यूनिट्स चाहिए, 50 यूनिट्स चाहिए, 50 यूनिट्स चाहिए। और मैं एक यूनिट जो है ना वो आपसे 4,000 रुपये का खरीदूंगा, और मुझे पता है कि यह नंबर 1 पर एक यूनिट के बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो कितनी है? वो भी 4,000 है। अच्छा, हम जो है ना वो सेलिंग प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सेलिंग प्राइस को हम कर लेते हैं 4,000 और 500। सेलिंग प्राइस को जो है ना वो हम कर लेते हैं 4,000 और 500। अब मैं इस ऑर्डर नंबर 2 की अगर बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं ऑर्डर नंबर 2 को एक्सेप्ट करता हूं, अगर मैं ऑर्डर नंबर 2 को एक्सेप्ट करता हूं, अगर मैं ऑर्डर नंबर 2 को एक्सेप्ट करता हूं, अगर मैं ऑर्डर नंबर 2 के लिए यस कहता हूं, आप रेलेवेंट कॉस्टिंग कुछ हद तक जानते होगे, मैं उसी चीज को रिकॉल कर रहा हूं। अगर मैं ऑर्डर नंबर 2 को एक्सेप्ट करता हूं, अगर मैं ऑर्डर नंबर 2 के लिए यस कहता हूं, तो मैं अगर अपने ऑर्डर नंबर 2 के कैश फ्लोज बनाऊं, तो क्या मैंने फैक्ट्री दोबारा से लगाई है? क्या यह नंबर 0 पर 5 लाख रुपए दोबारा से आएगा? क्या मैं यह नंबर 0 पर लिखूंगा 5 लाख का कैश का आउटफ्लो? नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं लिखूंगा। इस ऑर्डर नंबर 2 की वजह से ये हुआ है कि आप एक चीज 4,000 और 500 की बेच रहे हो, और 4,000 रुपए की आपको वो खरीद पड़ती है उसकी, तो 500 रुपए एक यूनिट पर बचते हैं, और 50 यूनिट्स के हो जाते हैं टोटल 25,000 रुपए। 50 यूनिट्स के टोटल हो जाते हैं 25,000 रुपए। तो कहने का मकसद ये है कि आपके रेलेवेंट कैश फ्लोज जो हैं उसकी अगर ब्रीफली डेफिनेशन देखें, वैसे तो रेलेवेंट कैश फ्लोज और डिसीजन मेकिंग के सेपरेट चैप्टर्स भी, सेपरेट लेक्चर्स भी हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, और डिस्कस भी करे हुए हैं हमने। तो रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या होते हैं कि इंक्रीमेंटल हो, इंक्रीमेंटल का मतलब है कि इजाफी हो, इंक्रीमेंटल फ्यूचर, इंक्रीमेंटल फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल अमाउंट आएगी, यानी कि आप ये बोलोगे ऑर्डर नंबर 2 को अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो यार 0 पर जो 5 लाख रुपए लगाए थे वो थोड़ी दोबारा लगाने होंगे, तो वो मेरे लिए इररेलेवेंट है। हाँ, ये नंबर 1 पर जो है वो मुझे 4,500 का एक यूनिट बेचता हूँ, 4,000 का पड़ता है, यानी कि 500 रुपए एक यूनिट पर, और 50 यूनिट्स पर टोटल 25,000 रुपए का कैश का इनफ्लो हो रहा होता है। ऑर्डर नंबर 3 की बात करता हूँ। ऑर्डर नंबर 3, लेट से एक और आपके पास ऑर्डर आया, लेकिन अब क्या है, अब मैं यूं कह लेता हूं कि जो एग्जिस्टिंग मेरी फैक्ट्री है ना, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री वो 100% कैपेसिटी पर काम कर रही है। एग्जिस्टिंग फैक्ट्री जो है वो 100% कैपेसिटी पर काम कर रही है, उसमें किसी किस्म का गुंजाइश नहीं है। ऑर्डर नंबर 3 मेरे पास आया, अगेन ईयर नंबर 1 पर एक और ऑर्डर आया, और वो ऑर्डर है लेट से 70 यूनिट्स का। और उस बंदे ने बोला भाई मैं तुमसे एक यूनिट जो है वो 4,200 रुपये में खरीदूंगा, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी वो 4,000 है पहले साल चीजें बनाने की। लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेरी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है वो 100% कैपेसिटी पर काम कर रही होगी, और उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर मैंने ऑर्डर नंबर 3 एक्सेप्ट किया, अगर मैंने ऑर्डर नंबर 3 एक्सेप्ट किया, एज्यूम कर लो कि मुझे जो है ना वो कोई एक्स्ट्रा कोई और कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी, या कोई और आउटफ्लो भी इनकर करना पड़ेगा, या कह लो कि कोई फैक्ट्री जो है वो मुझे किराए पर लेनी पड़ेगी, और उसका किराया मुझे एडवांस में देना पड़ेगा, और लेट से वो 20,000 रुपये होगा। ठीक है? एक और आप कह लो कि एडिशनल फैक्ट्री आपने रेंट पर लेनी पड़ेगी, एक एडिशनल फैक्ट्री किराए पर लेनी पड़ेगी। इस केस में ऑर्डर नंबर 3 के लिए यह नंबर 0 पर 20,000 रुपए का कैश आउटफ्लो भी होगा,
और इसके अलावा 4200 माइनस 4000 यानी कि 200 इंटू 70 यानी कि 14,000 का कैश का इनफ्लो भी होगा। तो ये रेलेवेंट कैश फ्लोज आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्किंग में लेने होते हैं। अब रेलेवेंट कैश फ्लो जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सेपरेट डिसीजन मेकिंग के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं या वो उन लेक्चर्स को नहीं जानता है या नहीं पता है उसके बारे में, तो वो ज़रूर देख लेना। लेकिन जब आप अपने पास एनटीवी की आईआरआर की वर्किंग करोगे तो उसमें जो कैश फ्लोज लोगे वो रेलेवेंट कैश फ्लोज को इंक्लूड करोगे सिर्फ और सिर्फ। जब हम सवालात करेंगे तो हम उन सवालात में रेलेवेंट कैश फ्लोज को जो है वो फर्दर पढ़ लेंगे, फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या होते हैं और किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद हमें ये पता चल गया कि भाई डिस्काउंटिंग करनी होगी हमें वैल्यूज़ की। डिस्काउंटिंग कर हम एनटीवी या आईआरआर जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ फर्दर आगे बढ़ते हैं और हम ये देख लेते हैं कि भाई आखिर एनटीवी या आईआरआर जो है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे आएगी। और एक बेसिक सी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि एनटीवी या आईआरआर कैसे कैलकुलेट होगा। और फिर उसके बाद उसको फर्दर हम देखेंगे भी। हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे, बहुत सारे केसेस आएंगे कि जिसमें हमें उस चीज़ों को देखना होगा। अब मैं दोबारा से एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मुझे यहाँ तक बता दीजिएगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सच खास। हम जो है वो एक सिंपल सी एनटीवी और आईआरआर को कैलकुलेट करने की एक एग्जांपल बनाते हैं जिसमें हम एनटीवी को यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को और आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इन चीज़ों में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किस तरह से पुट इन करना है या दीगर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई मसला है तो पहले मुझे इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ूँ और उससे पहले जो है वो आप लोगों के सारे मसले जो है उसको रिजॉल्व करवा दूँ। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। चलेंगे, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनटीवी और आईआरआर की एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल देखते हैं। लेकिन देखें, लेट से या नंबर 0 या नंबर 1 या नंबर 2 कैश फ्लोज। आपने आज 100 रुपये इन्वेस्ट करे, आपने आज एक जगह पर 100 रुपये इन्वेस्ट करे और जो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे उसके बदले आपको पहले साल के आखिर में इस प्रोजेक्ट से 60 रुपीज़ हासिल होंगे और दूसरे साल के आखिर में इस प्रोजेक्ट से 55 रुपीज़ हासिल होंगे। ठीक है जी, आपने आज 100 रुपये इन्वेस्ट करे और इसके बदले आपको जो है वो पहले साल के आखिर में 60 और दूसरे साल के आखिर में 55 रुपीज़ हासिल होंगे। आपने कैलकुलेट करनी है इसकी एनटीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करते हो या एनटीवी को कैलकुलेट करते हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अगर आपने एनटीवी कैलकुलेट करनी है तो कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज में से कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को माइनस किया जाता है और एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है। एज्यूम कर लो वो डिस्काउंट रेट जो है वो अभी फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं वो 8% है। ठीक है, हम एज्यूम करें कि 8% है। अच्छा, 8% का डिस्काउंट रेट कैसे आया इसकी भी डिस्कशन है। जो लोग वैक जानते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानते हो, कंपनीज में हम जो है वो डिस्काउंटिंग के लिए वैक या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हैं। लेकिन अभी अगर आप लोग वैक नहीं जानते हो तो भी कोई मसला नहीं है। वैसे जो अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट होता है जनरली 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 एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। यानी कि जो रेट आपके इन्वेस्टर्स जो है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रेट आपके इन्वेस्टर्स जो है वो चाह रहे होंगे कि आप उनको कमा कर दो। तो लेट से 8% का रेट है और अगर अभी आप लोगों को वैक नहीं पता तो कोई मसले की बात नहीं है। वैक जो है वो सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस हुआ है। ठीक है, अगर अभी वैक नहीं पता तो कोई मसले की बात नहीं है। हम 8% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करते हैं और देखते हैं कि एनटीवी कितनी आएगी। हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम हर साल के डिस्काउंट फैक्टर्स निकालें और फिर हम प्रेजेंट वैल्यूज निकालकर उनको सम अप करें। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि हम फॉर्मूला अप्रोच यूज करें, यानी कि हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कोई भी आप तरीका यूज करोगे, कोई भी आप तरीका यूज करोगे, आपने सेम फॉर्मूले से डिस्काउंटिंग करनी है और वो फॉर्मूला आपका नॉर्मल डिस्काउंटिंग वाला फॉर्मूला है विच इज पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर एन। पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर एन।
P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n में P प्रेजेंट वैल्यू होती है, एस कैश फ्लो होता है, आई इंटरेस्ट का रेट होता है और n नंबर ऑफ ईयर्स होता है। अब पहले मैं फॉर्मूले के हिसाब से अगर एनपीवी कैलकुलेट कर दूं तो एनपीवी जो है वो कैलकुलेट कैसे होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जितने भी कैश इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पर यह नंबर 1 पर 60 रुपीज़ है, यह नंबर 1 पर 60 रुपीज़ है, ये मेरा पहला एस हो गया। इसको मैं डिस्काउंट करता हूँ, डिस्काउंटिंग के लिए रेट हमने यूज़ करना है 8% का, और पावर डालता हूँ 1। एन की जगह 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये 60 ईयर नंबर 1 पर है, ये 60 ईयर नंबर 1 पर है और इसको ईयर नंबर 1 से मुझे लेकर आना है ईयर नंबर 0 पर, यानी कि 1 साल पीछे लेकर आना है। अगर 1 साल पीछे लेकर आना है तो 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 1। उसके बाद फिर अगला जो है वो 55 है, और 55 जो ईयर नंबर 2 पर है, 55 जो है वो ईयर नंबर 2 पर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस 8% पावर 2 से। 55 जो है वो ईयर नंबर 2 पर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 55 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 2, इसलिए क्योंकि 8% से डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ और 2 साल पीछे लेकर आ रहा हूँ, 2 सालों की डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ। तो ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, ब्रैकेट में मैंने जो मेरे कैश इनफ्लोज थे, कैश इनफ्लोज थे, कैश इनफ्लोज थे, देखिए 100 रुपये मेरा कैश आउटफ्लो था, मेरी जेब से लग रहा था, मेरी पैसे जा रहा था, लेकिन जो कैश इनफ्लोज थे वो ईयर 1 पर 60 और ईयर नंबर 2 पर 55 थे। मैंने इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो ये कहलाता है पीवीसीआई या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ये कहलाता है पीवीसीआई या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो पीवीसीआई या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है वो 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 1 और 55 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 2 है। इसमें से हमें माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब ये हो गया कि जो कैश का आउटफ्लो है उसकी ईयर नंबर 0 की वैल्यू। अब यहाँ पर ये जो 100 रुपए हैं ये तो है ही ईयर नंबर 0 पर, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर 100 लिख दूंगा। अच्छा, अब मैं अगर जरा 60 को डिवाइड करता हूँ 1 प्लस 8% से, तो 60 डिवाइडेड बाई 1.08 जो है वो बनता है 55.56। पहली वैल्यू बनती है 55.56, पहली वैल्यू बनती है 55.56, और दूसरी वैल्यू बनती है 55 डिवाइडेड बाई 1.08 पावर 2, यानी कि 47.15, 47.15, 47.15। और जो कैश आउटफ्लो है, जो कैश आउटफ्लो है वो 100 का है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 55.56 प्लस 47.15 माइनस 100, यानी कि 2.71। आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना वो 2.71 होगी। आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो 2.71 होगी। एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 2.71 होगी। ये आपके पास कैश इनफ्लोज जो ईयर नंबर 1 के थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपके पास ईयर नंबर 2 के जो कैश इनफ्लोज थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू है। मैंने इन दोनों को ऐड करा तो मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की वैल्यू आई, और उसमें से मैंने कैश आउटफ्लोज की यानी कि 100 रुपए की वैल्यू को माइनस करा, तो मेरी जो एनपीवी आ रही है, जो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव 2.71 आ रही है। पॉजिटिव 2.71 जो है उसका मतलब होता है कि यस मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूंगा। रूल ये होगा कि अगर मेरे पास एनपीवी या मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और अगर मेरी एनपीवी नेगेटिव आएगी तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। ये आपके पास पहला तरीका था एनपीवी कैलकुलेट करने का। दूसरा जो तरीका है जिसमें हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम जो है वो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। इस दूसरे तरीके में किया ये जाता है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, जो कि हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n, हम इस फॉर्मूले के दो हिस्से करते हैं, एक S और दूसरा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई की पावर n। ये जो पहला पार्ट है जो कि S है वो इफेक्टिवली मेरा कैश फ्लो होता है, और ये जो दूसरा पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n ये कहलाता है डिस्काउंट फैक्टर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास पहला डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा, पहला डिस्काउंट फैक्टर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 0। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 1। तीसरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 2। इस तरह से आपके डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट होंगे। तो पहला डिस्काउंट फैक्टर तो 1 होगा,
दूसरा डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1.08 यानी कि 0.926 होगा। तीसरा डिस्काउंट फैक्टर यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1.08 पावर 2 यानी कि 0.857 होगा। और फिर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.926 है, ये 0.857 है, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो -100 इंटू 1 इज -100, 60 इंटू 0.926 इज 55.56, और उसके बाद फिर आपके पास जो है वो 55 मल्टीप्लाइड बाई 0.857 जो है वो 47.14 होगा, 47.14। नेट अगर हम इसको करते हैं तो 47.14 प्लस 55.56 माइनस 100 तकरीबन तकरीबन वही आंसर आ रहा है, यानी कि 2.7 आ रहा है। तो आप चाहो तो आप इस तरह से कैलकुलेशंस कर लो। ये दोनों आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस को डिनोट करते हैं, और ये जो है ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस की अमाउंट है। ठीक है जी, इस तरह से आप अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, और नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर कर ये बताते हो कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बता दो। यहाँ तक कोई मसला है आप लोगों को तो मुझे बता दो काइंडली जल्दी से, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा, अब देखें, इसको सोचने का एक और तरीका भी है, जरा उसको देख लेते हैं। बहरहाल वो आगे काम आएगा। डिस्काउंटिंग के लिए जो रेट हम यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं वैक, जिसको मैंने कहा कि ये होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस हुआ हुआ है। और इसका इफेक्टिवली मतलब ये होता है कि मेरे इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं कि वो कितने परसेंट रिटर्न कमाएं अपनी इन्वेस्टमेंट पर। आई रिपीट, वैट का मतलब ये होता है कि मेरे इन्वेस्टर्स मुझे ये बताते हैं कि जी हम अपनी इन्वेस्टमेंट पर या हम आपको पैसे देंगे तो हम चाहते हैं कि हम 8% कमाएं। तो अगर एनपीवी आपकी पॉजिटिव आ रही है ना, 2.71 पॉजिटिव आ रही है आपकी एनपीवी, तो आप अपने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल 8% कमा कर दे रहे हो, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। वो कैसे हम 8% कमा कर दे रहे हैं, वो हम 8% ऐसे कमा कर दे रहे हैं कि अगर अगेन इसको सोचने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इन्वेस्टर्स ने आपको 100 रुपए दिए, इन्वेस्टर्स ने आपको 100 रुपए दिए जो आपने प्रोजेक्ट में लगाए। इन्वेस्टर आपको ये कहता था कि मुझे हर साल मेरी इन्वेस्टमेंट जितने भी मेरे पैसे लगे हुए हो तुम्हारे बिजनेस में उसमें 8% कमा कर देना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसने 100 रुपए लगाए थे तो 100 पर 8% की कमाई 8 रुपए बनती है। मैंने इसको पहले साल के आखिर में 60 दे दिए, मैंने इसको पहले साल के आखिर में 60 दे दिए। देखिए ये नंबर जीरो पर इन्वेस्टर ने मेरे बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट करे। यह नंबर जीरो पर इन्वेस्टर ने मेरे बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट करे। 100 का 8% जो है वो 8 रुपए बनता है, तो ये चाह रहा था कि एक साल बाद ये पैसे 108 हो जाए। मैंने इसको पहले साल के आखिर में 60 रुपीज दे दिए। तो जब मैंने इसको 60 रुपीज दे दिए ना, तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी कम होकर 48 रह गई। वो इस तरह से वो इस तरह से कि 100 प्लस 8 जो है वो 108 बनता है, और मैं उसको 60 वापस दे रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैं 60 इसको दे रहा हूँ, इसमें से 8 रुपए तो इसका जो बनता है साल का, जो इसने बोला था मुझे 100 पर 8 रुपए कमा कर देना, वो है। और बाकी 52 रुपीज मैं इसको इसी के दोबारा वापस कर रहा हूँ। तो इसकी इन्वेस्टमेंट बच जाती है 48। अच्छा, फिर 48 पर दोबारा इसने ये कहा था कि मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पर तुम 8% कमा कर देना। तो 48 का 8% जो है वो 3.84 बनता है, 3.84 बनता है। और मैं इसको कितने दे रहा हूँ, मैं इसको 55 दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चाह रहा था 48 प्लस 3.84 यानी कि 51.84, मैं इसको 55 दे रहा हूँ, यानी कि मैं इसको 3.16 समथिंग एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। 3.16 जो है वो नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं। यानी कि जितना ये डिमांड कर रहा था, जितना ये मुझसे कमाना चाह रहा था, जितना जितना मुझसे ये रिटर्न चाह रहा था, मैं इसको इससे ज्यादा कमा कर दे रहा हूँ। ये 48 प्लस 3.84 यानी कि इसको देने थे मुझे 51.84, मैं इसको 55 दे रहा हूँ, यानी कि मैं ज्यादा कमा कर दे रहा हूँ। और इसी केस में आपकी एनपीवी जो है वो पॉजिटिव आती है। एनपीवी पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स आपके जितना आपको कमा कर चाह रहे थे कि आप उनको दो, आप उतना उनको कमा कर दे रहे होते हो, उनको उतना रिटर्न दे रहे होते हो, तो आपकी एनपीवी पॉजिटिव होती है। दूसरा तरीका जो सोचने का है वो ये है कि ये जो 2.7 है ना, ये 2.7 इफेक्टिवली बताता है आपको गेन इन इन्वेस्टर्स गेन इन इन्वेस्टर्स वेल्थ इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स।
इसका मतलब ये है कि देखें ये 2.7 ये बता रहा है, ये 2.7 ये बता रहा है कि इन्वेस्टर्स को इस प्रोजेक्ट से जो फायदे हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स को इस प्रोजेक्ट से जो फायदे हो रहे हैं, उनकी आज की जो हैसियत, जो आज की वैल्यू बनती है, जो उनकी आज की अमाउंट बनती है, या जो उनकी आज की स्टैंडिंग बनती है, उस टर्म्स में इनको कितनी इनकी वेल्थ में गेन हो रहा है। देखिए कहने का मकसद ये है कि एक साल बाद के 60, एक साल बाद के 60 आज की कितनी वैल्यू रखते हैं, एक साल बाद के 60 आज की वैल्यू रखते हैं 55.56। एक साल बाद के 55 आज की कितनी वर्थ रखते हैं, एक साल बाद के 55 आज की वर्थ रखते हैं 47.14। यानी कि ये जो इनको मिल रहा है, ये जो मिल रहा है इनको इन्वेस्टर्स को, जो हासिल हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स को अमाउंट हासिल हो रहा है, उनके आज की टर्म्स की वैल्यूएशन, उनके आज की टर्म्स की वैल्यूएशन 102.7 है अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 टुडे। तो इनकी ग्रोथ जो हो रही है, जो गेन इनको मिल रहा है, शेयर होल्डर्स वेल्थ में जो इंक्रीज आ रहा है, वो 2.7 का। ठीक है जी। तो ये दो तरीके होते हैं सोचने के, और इस तरह से हम अपनी एनपीवी को कैलकुलेट करते हैं। एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ बोलोगे, और नेगेटिव आएगी तो आप ना बोलोगे। अच्छा, फिर आईआरआर को इसी तरह से बेसिक देख लेते हैं। लेट्स से एक प्रोजेक्ट है, ये नंबर 0, 1, 2। इस प्रोजेक्ट में आपने आज 100 रुपए लगाए, आपको एक साल बाद 60 रुपीज हासिल होंगे, और 2 साल बाद आपको इस प्रोजेक्ट से 55 रुपीज हासिल होंगे। और लेट से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो 8% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% होने का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% होने का मतलब ये है कि मेरे इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं, मेरे इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि मैं उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पर 8% कमा कर दूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% होने का मतलब ये है कि मेरे इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि मैं उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पर 8% का रिटर्न जनरेट कर दूं, 8% कमा कर दूं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या बताता है? इंटरनल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर आपको ये बताता है कि इफेक्टिवली इस प्रोजेक्ट से कितनी कमाई हो रही है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर आपको ये बताता है कि इफेक्टिवली इस प्रोजेक्ट से कितनी कमाई हो रही है, कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या हासिल हो रहा है। अच्छा, अब देखें आपने 100 रुपए लगाए और आपको लेट से ईयर नंबर 1 पर 60 और ईयर नंबर 2 पर 55 मिल रहा है, और आपको सवाल ये कहता है कि इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढो। तो आईआरआर के भी दो तरीके हैं। एक फॉर्मूला है, आईआरआर इज इक्वल्स टू A% प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी, एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए का होल परसेंट। ये एक फॉर्मूला है, आईआरआर इज इक्वल्स टू A% प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस A%। आप ये फॉर्मूला अपने पास इस्तेमाल कर आईआरआर ढूंढ सकते हो, या कुछ कंडीशंस आप याद रखना। पहली चीज, इफ इफ डिस्काउंटिंग रेट या डिस्काउंटिंग परसेंटेज इंक्रीजेस, इफ डिस्काउंटिंग रेट या इन डिस्काउंटिंग परसेंटेज इंक्रीजेस, एनपीवी डिक्रीजेस, एनपीवी डिक्रीजेस। अगर डिस्काउंटिंग की परसेंटेज जो है या डिस्काउंटिंग का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, तो एनपीवी जो है वो डिक्रीज होगी। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है, if if IRR is used, if IRR is used as discounting rate या percentage, NPV is equals to 0. Therefore present value of cash inflows is equals to present value of cash outflows, or 0 is equals to PVCI minus PVCO। देखें बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर ये लिखा कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, इन्वेस्टर्स 8% चाह रहे हैं कि उनको मैं कमा कर दूँ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढने के लिए एक तो फॉर्मूला है विच इज A% प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस A%। दूसरा, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर डिस्काउंटिंग की परसेंटेज इंक्रीज होती है तो एनपीवी डिक्रीज होती है। और आपको ये याद रखना है कि अगर आईआरआर को यूज किया गया एज अ डिस्काउंटिंग रेट या परसेंटेज तो एनपीवी 0 होती है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज बराबर होते हैं, या 0 इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ होता है।
अब ये सारी बातें हैं क्या, IRR कैसे कैलकुलेट होगा, और फिर उसके बाद आप लोगों के मैं सवाल जवाब लूंगा जब मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि जब मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई मैं क्या क्या बताना चाहता था, और फिर भी कुछ पेंडिंग रह जाए तो आप सवाल पूछना। अब देखिए मैं दोनों अप्रोचेस यूज़ करता हूँ। मैं जो है ना वो पहली अप्रोच यूज़ करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना पहले फॉर्मूले वाली अप्रोच, दो अप्रोचेस है ना, इसको ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं। तो पहले मैं ए की बात करता हूँ, पहले मैं ए की बात करता हूँ। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो हम करेंगे ये कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज ले लेंगे। मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही ले ली हमने 8%, और 8% के हिसाब से जो है ना वो हम अपनी एनटीवी को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर कैश फ्लोज लिखेंगे। 100 का एक कैश का आउटफ्लो है, 60 का एक कैश का इनफ्लो है, और 55 का एक कैश का इनफ्लो है। फिर हम डिस्काउंट फैक्टर्स लिखेंगे, और डिस्काउंट फैक्टर्स के बाद हम प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे। अगर 8% का रेट है, तो पहला जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो होगा 1/1 प्लस 8% पावर 0, यानी कि 1 आएगा। दूसरा होगा 1/1 प्लस 8% पावर 1, 1/1 प्लस 8% पावर 1। तीसरा होगा 1/1 प्लस 8% पावर 2, तीसरा होगा 1/1 प्लस 8% पावर 2। तो आपके पास जो है ना वो 1/1.08 0.926 आता है, ये हमने अभी ऊपर भी कैलकुलेशंस करी थी। और 1/1.08 पावर 2 जो है वो 0.857 आता है, ये हमने ऊपर भी कैलकुलेशंस करी थी। यही चीज़ें यहाँ पर लिख दी 1, फिर मैंने लिख दिया 0.926, फिर मैंने लिख दिया 0.857, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -100 है। उसके बाद 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.926 जो है वो 55.56 है। उसके बाद फिर 55 मल्टीप्लाइड बाई 0.857 जो है वो 47.14 है। और अगर हम इसको नेट करते हैं तो 55.56 प्लस 47.14 माइनस 100, यानी कि टोटल नेट जो है ना वो 2.7 आ रहा है पॉजिटिव। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि ये हमारी एनपीवी ए है, ये हमारी एनपीवी ए है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ए है। यानी कि जब हमने A% का डिस्काउंट रेट यानी कि 8% का डिस्काउंट रेट यूज किया तो एनपीवी ए 2.7 आई। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इफ डिस्काउंट रेट या परसेंटेज इंक्रीजेस, अगर डिस्काउंटिंग की परसेंटेज इंक्रीज करता हूँ, अगर डिस्काउंटिंग के रेट को इंक्रीज करता हूँ, अगर 8% के बजाय 9%, 10%, 11%, 12%, 13% लेता हूँ, एनपीवी डिक्रीजेस, तो एनपीवी जो कि अभी 2.7 पॉजिटिव है वो कम हो जाएगी। अगर मैं 8% के बजाय 9%, 10%, 11%, 12% वाला रेट लूंगा तो एनपीवी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एनपीवी अभी करंटली जो है वो 2.7 है, वो 2.7 से कम हो जाएगी। दूसरी चीज जो दूसरे सेंटेंस में लिखी हुई है, इफ IRR इज यूज्ड एज डिस्काउंट रेट और परसेंटेज एनपीवी इज इक्वल्स टू 0, वो ये कहता है कि अगर IRR जो है उसको एज अ डिस्काउंटिंग का रेट यूज किया जाए, डिस्काउंटिंग की परसेंटेज के तौर पर यूज किया जाए, तो एनपीवी जो है वो 0 बनती है, एनपीवी जो है वो 0 आती है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा IRR जो है ना वो 8% से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो IRR होगा वो 8% से ज्यादा होगा। क्यों सर? देखो जैसे जैसे मैं रेट इंक्रीज करूंगा, 8 के बजाय 9%, 9 के बजाय 10%, 10 के बजाय 11%, तो एनपीवी जो है जो कि अभी 2.7 पर है वो 2.7 से शायद 1.7 पर आएगी, 1.7 से 0.7 पर आएगी, 0.7 के बाद वो कभी 0 पर भी आएगी और फिर नेगेटिव में जाएगी। IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की एक प्रॉपर्टी है कि अगर IRR को एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है तो एनपीवी 0 आती है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं रेट को बढ़ाऊंगा तभी एनपीवी 0 की तरफ जाएगी। जब रेट को बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा तो ही एनपीवी 0 की तरफ जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक और परसेंटेज यूज करता हूँ, और वो परसेंटेज मैं यूज कर लेता हूँ लेट से 12%। 12% का रेट जो है ना अब मैं यूज कर लेता हूँ। पहले मैंने 8% का रेट यूज किया था, अब 12% के हिसाब से मैं जो है वो कैलकुलेशन करता हूँ, ईयर 0, 1, 2। साथ में मैं कैश फ्लोज लिखता हूँ। कैश फ्लोज में आपके पास जो है वो -100 है, उसके बाद जो है वो 60 है, और उसके बाद जो है वो 55 है। मैं यहाँ पर अपने डिस्काउंट फैक्टर्स लिखता हूँ, और डिस्काउंट फैक्टर्स के बाद मैं प्रेजेंट वैल्यूज लिखता हूँ। अच्छा, मैं 12% का रेट यूज करता हूँ तो पहली बार 1/1 प्लस 12% पावर 0, दूसरी बार 1/1 प्लस 12% पावर 1, और तीसरी बार 1/1 प्लस 12% पावर
2, तो ये पहला 1 आएगा, यहाँ पर 1 होगा। फिर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 1.12 यानी कि 0.893 आएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 पावर 2 यानी कि 0.797 आएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे और इसको इससे, तो -100 इंटू 1 जो है वो -100 बनेगा। उसके बाद 60 इंटू 0.893 जो है वो बन जाएगा 53.58। और उसके बाद फिर 55 मल्टीप्लाइड बाई 0.797 जो है 0.797 जो है वो 43.84 बनेगा, 43.84। अब हम इसको नेट करते हैं, तो 53.58 प्लस 43.84 माइनस 100 ये बन जाता है आपका नेट नेगेटिव का 2.6 तकरीबन। ठीक है, ये आ गई आपकी एनपीवी बी। अब आपको ये पता चल गया कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 डिस्काउंट रेट्स और उनकी 2 रेलेवेंट एनपीवीज हैं। तो फॉर्मूला क्या है, आई आर आर इज इक्वल्स टू A% यानी कि 8% प्लस एनपीवी ए यानी कि 2.7 डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी यानी कि 2.7 माइनस का 2.6 मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस A% यानी कि 12 माइनस 8 का परसेंट। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 10% आ रहा होगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो IRR है या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इस प्रोजेक्ट का वो 10% है। मेरा जो IRR है या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का वो 10% है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट मुझे 10% अर्न करके दे रहा है, 10% कमा कर दे रहा है। और हमने जो फॉर्मूला अप्रोच है अभी उससे IRR निकाला है। अच्छा, एक और चीज जो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं वो ये है कि क्या मैं 10% को यूज करूंगा तो एनपीवी 0 आएगी, क्या मैं 10% को यूज करूंगा तो एनपीवी 0 आएगी। वो क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, तो इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूव कर देता हूँ, फिर मैं ये भी प्रूव करूंगा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का ये मतलब होता है कि ये प्रोजेक्ट में मुझे इतनी परसेंट कमाकर इतनी परसेंटेज की रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। पहले हम इस प्रॉपर्टी को अगर देखें तो देखो, अगर मैं या नंबर 0 पर, या नंबर 1 पर और या नंबर 2 पर, 0 पर लिखूं 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, या नंबर 1 पर 60 मिले, या नंबर 2 पर 55 मिले, ये मेरे कैश फ्लोज हैं। और मैं दोबारा से डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करूं 10% के हिसाब से, जो कि मेरा IRR है। तो पहला बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 0 यानी कि 1 बनेगा। दूसरा बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 1, 1.1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 1 यानी कि 0.909 बनेगा। तीसरा जो होगा मेरा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2 यानी कि 0.826 बनेगा। फिर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करकर प्रेजेंट वैल्यूज निकालूंगा तो पहला -100 ही बनेगा। दूसरा जो है वो 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.909 यानी कि 54.54 बनेगा। तीसरा जो है वो मेरे पास 55 इंटू 0.826 यानी कि 45.43 बनेगा। और अगर मैं इसको नेट ऑफ करता हूँ तो 45.43 प्लस 54.54 माइनस 100, तो ये नेगेटिव 0 ही तकरीबन 0 बनता। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि ये प्रॉपर्टी सही है कि अगर IRR को एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाए तो एनपीवी जो है वो 0 आती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम फॉर्मूले से भी एनपीवी को कैलकुलेट कर लेते हैं, IRR को कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर मैं ये बताऊंगा कि IRR के लिए मैंने ये क्यों बोला कि इतना मुझे प्रोजेक्ट कमा कर दे रहा है। अच्छा, देखिए, हमें ये पता है कि अगर IRR को एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है तो एनपीवी 0 होती है। अगर एनपीवी 0 होगी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि एनपीवी इक्वल्स होती थी, एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो अगर एनपीवी 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, या पीवीसीआई इज इक्वल्स टू पीवीसीओ, क्योंकि ये जो माइनस का पीवीसीओ है वो उल्टे हाथ पर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो अगर मैं ये इक्वेशन यूज कर IRR कैलकुलेट करूं तो कैसे करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि IRR जो है ना वो x है। तो हमारे पास ये जो एनपीवी का फॉर्मूला होता है, एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इसको मैं लिखूंगा 0 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज के लिए 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 1
और दूसरा हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 2, और यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज यानी कि 100 होगा। ये आपका इक्वेशन बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया, और इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक अननोन है, वो है एक्स की वैल्यू। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 10% आएगा। अच्छा सर, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपकी अगर मैथ्स अच्छी है तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह के जरिए सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है इसको कैलकुलेटर पर पुट इन कर सॉल्व करोगे। कैलकुलेटर पर आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा, चाहे हम कोई भी मेथड यूज करें, हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या IRR होगा वो 10% ही आ रहा होगा। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या वाकई में ये प्रोजेक्ट मुझे 10% कमा कर दे रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने ये कहा था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे इतना % कमा कर दे रहा है। मैंने ये कहा था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट इतना %, यानी कि अगर 10% आ रहा है तो मेरा ये कहने का मतलब था कि मैं ये कह रहा था कि ये प्रोजेक्ट मुझे 10% कमा कर दे रहा है, ठीक है। तो मैं ज़रा आपको ये प्रूव करता हूँ कि क्या इस प्रोजेक्ट से मुझे 10% की सालाना कमाई हो रही है या नहीं। क्या मुझे ये प्रोजेक्ट 10% सालाना कमा कर दे रहा है या नहीं। अच्छा देखिए, मैंने इस प्रोजेक्ट में 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे। मैंने इस प्रोजेक्ट में 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे, मैंने इस प्रोजेक्ट में 100 रुपये लगाए थे। इस प्रोजेक्ट का IRR, इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का IRR या इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे पहले साल जो पैसे मिलने चाहिए वो 100 का 10% यानी कि 10 रुपये मिलने चाहिए। अगर इस प्रोजेक्ट का IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोजेक्ट से मुझे 100 का 10% यानी कि 10 रुपये मिलने चाहिए। क्योंकि अगर मैं 100 की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और एक साल गुजरता है तो मैं चाहूंगा कि उस पर मैं 10% यानी कि 10 रुपये कमाऊं। प्रोजेक्ट ने मुझे एक कैश फ्लो दिया, यानी कि मुझे उसने 60 रुपीज़ दे दी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले साल जो मुझे 60 मिले उसमें से 10 तो वो थे जो मैंने कमाए, और 50 रुपये मुझे मेरे ही वापस मिल गए। 50 रुपये मुझे मेरे ही वापस मिल गए। तो प्रोजेक्ट में बचे कितने? प्रोजेक्ट में बच गए 50। अगले साल के शुरू में 50 रुपये हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट हो या मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट का 10% कमा कर देता है। तो 50 का 10% 5 हो गया। अगर आप 50 का 10% लेते हो, तो 50 का 10% जो है ना वो 5 बनता है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट ने मुझे 55 रुपये वापस कर दिए और 0 पर ले आया मुझे। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे साल जो 55 रुपये मिले उसमें से 5 रुपये मेरी कमाई के थे और 50 रुपये मेरी इन्वेस्टमेंट वाले थे। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट आपको हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट पर 10% ही कमा कर दे रहा है। वो इस मूवमेंट से प्रूव हो रहा है। इस मूवमेंट को आप दोबारा देखेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। तो फाइनली यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कुछ बेसिक डिस्कशंस को कंप्लीट करा, सही है ना। अब आप लोग जो है वो इसको कंप्लीट करें, देखें, और उसके बाद फिर मुझे जो भी सवाल हो वो बताएं।